सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो 2025 में बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। बोलता है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि क्या कहलाता था? तो अमरम भूमि कहलाता था। कौन भूमि कहलाता था? अमरम भूमि। और इस भूमि यानी कह सकते हैं कि पहले तो हम लोग विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 1336 में हरियर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। वे लोग जो है संगम वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। और विजयनगर का जो साम्राज्य की जो स्थापना का उद्देश्य था वो हिंदुओं को सुरक्षित के लिए या सुरक्षा के लिए की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अमरम भूमि सैन्य प्रमुखों को, जिन्हें अमर नायक कहा जाता था, अमर भूमि उसी को दिया जाता था जो सैन्य प्रमुख हुआ करता था। अच्छा, नायक की इसमें क्या भूमिका होती थी? तो नायक को अमरम भूमि में शांति, सुरक्षा और अपराधों को रोकने के दायित्व का निर्वहन करना होता था। ये भी जानना है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि विजयनगर के संस्थापक कौन था? हरियर और बुक्का दोनों भाई 18 अप्रैल 1336 में किया था, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य था सनातनियों और हिंदू धर्म से जो प्रताड़ित थे उनको संरक्षण देना था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है कि मीराबाई की मृत्यु कब हुई? मीराबाई का जो है मृत्यु जो है कब हुआ है? तो आपको याद रखना है मीराबाई का जो है मृत्यु का कोई प्रमाण ठोस नहीं है, फिर भी हम लोग जो है यहाँ पर 1547 कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी लेके चलिए आप। 1547 के आसपास जो है आपको द्वारिका में बोलता है लोग कि द्वारिका में हुआ था। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जो मीराबाई की मृत्यु से रिलेटेड कोई अगर प्रमाण है तो 1547 में द्वारिका में हुई थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु जो है 1546 में हुआ था। तो हम लोग 1546 में भी टिक आउट किए, ठीक है ना। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री भी थी। उनका जन्म राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। मीराबाई का जो जन्म हुआ था राजघराने में हुआ था, ये भी याद रखना है। कहाँ? तो राजस्थान के राजपूताने घराने में। उनके पिता का नाम था रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। और मीराबाई ने 1516 में मेवाड़ के युवराज भोजराज से विवाह की थी। ये जो मीराबाई का जो शादी हुआ था किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था। ये याद रखना आप सभी को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। बोलता है 1857 ईस्वी में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके बीच ऑप्शन है तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर या नाना साहेब। तो ये आपको जानना होगा कि जो 1857 का जो क्रांति है विशेष रूप से मंगल पांडे की किताबों में आपको देखने को मिलेगा। जो कारतूस की जो है भेदभाव ब्रिटिश, है ना, आपस में लड़ो और जो है राज्य करो ब्रिटिश, है ना, ये किया था। तो उसमें सबसे पहले जो है मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी, है ना। चलते हम लोग मंगल पांडे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के पास एक कस्बे में 19 जुलाई 1827 को पैदा हुए थे। 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो बलिया के पास, उत्तर प्रदेश के बलिया के पास या कस्बे में हुआ था। वे ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही भी थे, है ना। लेकिन इनको जो है ये पंडित रहते हैं और इनके साथ जो है अंग्रेज क्या करता है कि मतलब गाय का चर्बी का लेस वाला कारतूस देने के कारण जो है ये विरोध कर देते हैं। तो इसके कारण जो है इनको गिरफ्तार करके फांसी दी जाती है और इसी को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को ये जानना है कि मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। इनको जो फांसी दी जाती है कब दी जाती है? तो 18 अप्रैल
1857 को, 18 अप्रैल 1857 को जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति के रूप में ये अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बलिदान हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर कानपुर का ऑप्शन आ जाता है नाना साहेब, है ना। बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, मंगल पांडे जो 1857 की पहली क्रांति में, यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन आपका क्या रह जाता है? तात्या टोपे और नाना साहेब। तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन होगा नाना साहेब। तो नाना साहेब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो है कानपुर में 1857 क्रांति को नेतृत्व किए थे और नाना साहेब का असली नाम जो है धोड़ू पंत था। क्या नाम था? धोड़ू पंत। ठीक है। वे मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और 6 जून 1857 को नाना साहब और उनके सैनिकों ने कानपुर में ब्रिटिश सैनिक पर क्या कर दिए थे? हमला कर दिए थे। ये याद रखना है। नाना साहेब जो है 6 जून, कब? तो नाना साहेब जो है 6 जून को जो है कहाँ पर? तो ब्रिटिश के जो सैनिक का जो ऑफिस था जो है वहां पर क्या करता है? लोग हमला कर देता 1857 में। कब? 6 जून 1857 को जो है नाना साहेब जो है क्या करते हैं कि सैनिकों का जो ऑफिस होता है वहां पर हमला कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोलता है कि 1857 के विद्रोह में आरा का नेता कौन था? तो 1857 से रिलेटेड आप जरूर पढ़ लेंगे। 1857 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आएगा। तो 1857 के विद्रोह में आरा का नेतृत्व कुंवर सिंह, अमर सिंह या तृप्त सिंह या फिर क्या है? उदय सिंह। तो आपका ऑप्शन होगा ए, कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। अब बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा एक स्थानीय जमींदार थे। क्या थे ये? कुंवर सिंह एक जमींदार थे और ये कहां से बिलोंग करते थे? बिहार, आरा। आरा कहाँ है? बिहार में। तो ये भी याद रखना आपको। फिर बोलता है कुंवर सिंह ने आरा के जिला मुख्यालय पर हमला किया, जहां पर ब्रिटिश का मुख्यालय था आरा जिला में, वहीं पर क्या करते हैं कुंवर सिंह? हमला कर देते हैं और 7 दिनों तक किलों को अपने कब्जे में रख लेते हैं। ये जो जमींदार साहब जो हैं बाबू कुंवर सिंह, ये क्या करते हैं? जिला मुख्यालय को अपने कब्जे में 7 दिनों तक रखते हैं। तो इन्होंने भी 1857 क्रांति में अपना योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? नाना साहेब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह जफर। देखिए भारत में जो है ना उस वक्त जो है राजपाट जो था वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का था। तो यहाँ आंसर आपका क्या होने वाला है? 6 का डी होने वाला है। अच्छा, जफर ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुस्लिम प्रतिरोध के प्रतीक भी थे। हालांकि सभी अपने अपने क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे नाना साहेब हैं या कुंवर सिंह हैं, अभी जैसे हम लोग कुंवर सिंह का पढ़ के आ रहे हैं कि ये आरा से थे, इसका पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कानपुर से हैं, लक्ष्मीबाई भी उत्तर प्रदेश से थी। तो कहीं ना कहीं जो है सभी नेतृत्व किया, लेकिन इनका जो मेन नेतृत्व करने वाला जो थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इसीलिए यहाँ पर नेतृत्व 1857 के अगर नेतृत्व की बात आ जाए तो बहादुर शाह जफर को टिक करना है। 7 क्वेश्चन कहता है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अभी तो हम लोग तुरंत पढ़ के आ रहे हैं बहादुर शाह जफर, ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ये भी याद रखना आप सभी। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1775 में। कब? 1775 में हुआ था। बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य का या मुगल बादशाह थे, ये अंतिम कौन? बहादुर शाह जफर। और इनका जो जन्म हुआ है 24 अक्टूबर 1775 को हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अच्छा, उसका शासनकाल कब से कब चला? तो 1837 से लेकर 1875।
1737 से लेकर 1875 के बीच जो है बहादुर शाह जफर का जो है शासन चलता है। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये भी जान लीजिए। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। और मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526 को जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन? बहादुर शाह जफर, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन नेतृत्व वाला, जैसे 1857 का नेतृत्व किसने किया, और ये 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेलेंसली, लॉर्ड बैटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए और कमेंट करिए क्या होगा आंसर इसका। यहां पर आप सभी का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर 1862 तक जो है ये जो है जनरल, गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे। इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था। इस विद्रोह को सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति है इसको सैनिक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना था? 1856 से लेकर 1862, ये याद रखना है। अच्छा, यह विद्रोह मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुआ था? तो मेरठ। कहाँ है मेरठ? तो उत्तर प्रदेश में इसका जो है नेतृत्व हुआ था। और कौन किया था? राव कदम सिंह गुज्जर। जो मेरठ के उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व करने वाला क्रांतिकारी थे उनका नाम था राव कदम सिंह गुज्जर, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा का कारण या वजह था? ऑप्शन है आपका वारंगल, खानदेश, गंजाम देश या रायचूर दोआब। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका रायचूर दोआब। अच्छा, रायचूर दोआब के बारे में अगर आप जानना चाहें तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो है बीच का जो दोआब का क्षेत्र है इसका रायचूर या फिर हम लोग हम्पी के नाम से जानेंगे। तो इस यहाँ पर जो है कि विजयनगर और दक्षिण में जो था बहमनी, है ना, और बहमनी जो है मुस्लिम शासक का जो है दबदबा रहा था और विजयनगर जो है हिंदू को लेकर के जाना जाता था। तो दोनों के बीच क्या होता था? झगड़ा का कारण था ये दोआब का क्षेत्र, जिसका नाम था रायचूर दोआब। ये भी याद रखना, रायचूर के बीच में स्थित है तो कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग इनमें आते हैं। यहाँ पर कहता है कि विजयनगर का दक्षिण राज्य से संघर्ष चलता था। तभी मैंने तुरंत बता, ये जो है विजयनगर या रायचूर का दोआब और इसका दक्षिण में कौन है? तो बहमनी। कौन है? बहमनी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब आ जाइए, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? तो आपका बीच ऑप्शन है चौसा, तालीकोटा तालीकोटा के नाम एक और है पानीपत या खानवा। यहाँ जो है चौसा या तालीकोटा या पानीपत या खानवा। तो आपका आंसर होगा बी, तालीकोटा का युद्ध के बाद जो है इसका जो है राज्य क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है या कहिए ध्वस्त हो जाता है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कौन कौन? विजयनगर के हिंदू साम्राज्य और अंतिम राजवंश यदुवंशी अराबिदु राजवंश। उस समय विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? तो यदुवंशी अराबिदु था। ठीक है ना, ये याद रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है देखिए यहाँ पर जो है राजसी तांगड़ी जो है तालीकोटा को जो है राजसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों एक ही जगह है, तालीकोट या फिर कहिए राजसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1565 के आसपास हुआ। ये युद्ध जो है 1565 के आसपास जो है युद्ध होता है और विजयनगर का यहाँ जो है विनाश हो जाता है। लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि तालीकोटा में विजयनगर के अंतिम कौन शासक था? राजवंश, यदुवंशी, अराबिदु तथा बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तानों ने झगड़ा किया। किससे? अराबिदु से। और तालीकोटा की लड़ाई हुई 1565 में और इस तरह जो है विजयनगर को ध्वस्त कर देता है। क्या कर देता है? और अराबिदु इस लड़ाई में हार भी जाता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई किस नाम से? हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से, तालीकोट के नाम से या वनीहटी के नाम से। तो ये याद रखना है आपको कि इसको हम्पी के नाम से याद रखा गया। विजयनगर को ध्वंस होने के बाद जो है इसको विजयनगर नहीं बल्कि हम्पी के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो विट्ठल जो है वो विष्णु जी के लिए जाना जाता था। किस भगवान के लिए विट्ठल को जाना जाता था? तो विष्णु भगवान की जो है पूजा किया जाता था विट्ठल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विरूपाक्ष जो है वो कहाँ है? था तो कर्नाटक में ही यानी हम्पी में ही, लेकिन उसका जो स्पेशल जो नाम है वो कहाँ है? तो यहाँ जो है ऑप्शन आपके बीच जो दिया हुआ है बेल्लूर, तो ये क्या है? बल्लारी। ये बल्लारी कहाँ है? वर्तमान के कर्नाटक का एक जिला है। वहां जो है हम्पी के कर्नाटक, यहाँ पर हम्पी भी होगा, हम्पी के कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित कौन? विरूपाक्ष का मंदिर। और विरूपाक्ष का मंदिर में जो है शिव भगवान का जो है पूजा होता था। कौन सा भगवान का? भगवान कौन सा थे? शिव जी का। और विट्ठल में किसका? विष्णु जी का। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता बोल रहा है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? हरिहर के समय में, देवराय प्रथम या कृष्ण देवराय या देवराय द्वितीय? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक जो थे वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए। और अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। उनका जन्म 1413 में हुआ था। इनका जो है अब्दुल रज्जाक का अगर हम लोग जन्म देखेंगे तो ये 1413 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इनका जन्म से कोई मतलब नहीं। यहाँ आए क्यों आए? तो बोल रहा है कि उन्हें शाहरुख खान के अधीन समरकंद का काजी बनाया गया था, काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। किनको? अब्दुल रज्जाक को। और अब्दुल रज्जाक जो है 1442 से 1443 तक विजयनगर साम्राज्य दीवा राया द्वितीय के दरबार में रहे और उन्हें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण लिखे। यानी विजयनगर का जो है आज जो है हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो अब्दुल रज्जाक का भव्य जो है अपने विवरण में लिखे और आज हम लोग विजयनगर के बारे में जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोल रहे कि इटली के निकोली कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये याद रखिए, ऑप्शन है आपका 1420, 1421, 1321 और 1331। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 1420 में निकोली कॉन्टी जो है भारत कब आया था? 1420 में। निकोली कॉन्टी यह एक व्यापारी भी था, खोजकर्ता और लेखक दोनों थे, तीनों थे। व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक भी थे। इन्होंने देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। दोनों के, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है इन्होंने व्यापार किया या कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का
दौरा किया। इन्होंने विजयनगर की भव्य सामाजिक और रीति रिवाजों, धार्मिक प्रयासों और जाति व्यवस्था, हिंदू त्योहार, सती प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी जो है लिखते हैं। कौन? निकोली कोंटी। तो निकोली कोंटी जो है ये बताया कि विजयनगर में किस तरह का साम्राज्य है, तो हिंदू साम्राज्य था। तो किनकी लिखा हुआ चीज हम लोग जान रहे हैं? निकोली कोंटी का, ठीक है ना। वहां कौन कौन मंदिर था? तो विरूपाक्ष था, विट्ठल था, हम पंपा देवी था। तो ये सारे जो हैं आज हम लोग विजयनगर के बारे में जान रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा योगदान निकोली कोंटी को जाता है, जो विजयनगर की यात्रा कब किया था? 1420 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। किस नगर एवं उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? किस नगर एवं उसके किले का वर्णन? तो पहला ऑप्शन है आपके बीच उज्जैन, ग्वालियर, लाहौर या पटना। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ग्वालियर। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर जो है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या है? सांची का स्तूप है, ये भी याद रखना। कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप में भी जो है विदेशी यात्री जो हैं विजिट करने आते थे, है ना, वहां देखने आते थे, घूमने आते थे, तो उनके बारे में जो है वर्णन करते थे। फिर है विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई? मादरा, बीदर, गुलबर्गा या हम्पी। तो ये जो है अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, विजयनगर जब ध्वंस हो जाता है तो उसे हम लोग जो है हम्पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है? हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर या शाहजहां। तो आपके बीच जो होगा जहांगीर के कार्यकाल में जो है मुगल साम्राज्य जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अच्छा, मुगल सम्राट बादशाह अकबर के बेटे थे। किसका बेटे थे? अकबर। हालांकि अकबर भी अपना एक बहुत बड़ा सम्राट थे, बादशाह थे, है ना। उनका बेटा का नाम क्या है? जहांगीर। अच्छा, जहांगीर का असली नाम था सलीम। क्या नाम था? जहांगीर का जो है असली नाम जो था वो था सलीम। ये याद रखना है, सलीम बाबू, ठीक है। और ये भी जानना है कि जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी जो जहांगीर की कला, जो ये पहुंचा हुआ जो एकदम कला के जो है गहरी रुचि रखने वाले में से थे और प्रकृतिवादी थे। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली का जो है शैली मिलता है देखने को। उनके दरबार में अब्दुल हसन, मंसूर, बिशन दास, गोवर्धन, है ना, और भीम जैसे कई प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं थे। इसलिए इनको चित्रकला में जो है ज्यादा रुचि था मुगल कालीन। किसको? जहांगीर, सलीम साहब को। अब आ जाइए 21 में बोलता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। ये सबको जानता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अच्छा, बाबर का जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब किया? तो 21 अप्रैल 1526। ये क्वेश्चन पूछेगा। 21 अप्रैल 1526 में जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, बाबर जो है कौन वंश के थे? चगताई वंश के थे। बाबर के पिता का नाम क्या था? तैमूर। ये तैमूर वंश, और माँ जो थी चंगेज खान वंश से थी। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और फरगान घाटी के शासक भी थे। उमर शेख जो थे फरगान घाटी के क्या थे? शासक थे। बाबर का पुराना नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद, और उर्फ में बोला जाता था इनको बाबर कहा जाता था। तो बाबर के बारे में इतना जानिए। बाबरनामा ग्रंथ कौन लिखा? बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुगल बादशाह खुद बाबर लिखे थे। बाबरनामा कौन लिखे थे? तो खुद जो है वो बाबर लिखे थे। अच्छा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना
किसने की? अकबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या अबुल फजल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुलबदन बेगम। ये कौन थी गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखी? ये कौन थी? तो ये मुगल सम्राट बाबर की बेटी और हुमायूं नामा की लेखिका थी। ठीक है, तो इनके बारे में इतना जानते हैं। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अब 24 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि अकबर नामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अल बिरूनी या इब्न बतूता या अबुल फजल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो अकबर नामा जो है बच्चों कौन लिखा था? अबुल फजल। अच्छा, अबुल फजल जो अकबर नामा लिखा, तो अकबर नामा को 3 पार्ट में बांट करके लिखा था। अकबर नामा फर्स्ट, अकबर नामा द्वितीय और एक था आईने ए अकबरी। ये भी याद रखना, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था। और आईने अकबरी में बच्चों वो जो है अकबर के शासन काल के दौरान जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था था उसके बारे में जो है आईने अकबरी में जिक्र किया था। तो अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया ये भी पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, तुजफ ए जहांगीरी की रचना किसने की? ये किताब है और इसका जो ऑप्शन है आपका ए में अब्बास खान सरवानी, बी है गुलबदन बेगम और सी में है जहांगीर और डी में है नूर जहां। तो आपका क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा जहांगीर। कौन हो जाएगा? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ऑप्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं कि जिसे यहाँ गुलबदन बेगम है, तो गुलबदन बेगम क्या लिखी थी? हुमायूं नामा लिखी थी, ये भी याद रखना है, हुमायूं नामा। और तुजफ ए जहांगीरी कौन लिखा था? तो जहांगीर लिखा है, ये याद रखना है। और अबुल फजल क्या लिखा है? ताइने अकबरी लिखा है, यानी अकबरनामा। फिर बोल रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा? को 26 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो बादशाह नामा जो ग्रंथ है या कहिए कि किताब है किसने लिखा? ऑप्शन है आपके पीछे, फैजी, अब्दुल फजल या अब्दुल हमीर लाहौरी या निजामुद्दीन। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन होगा? सी वाला होगा, अबुल हमीर लाहौरी। और अबुल फजल के बारे में जान ही रहे, अकबरनामा। अकबरनामा को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। फिलहाल यहाँ बादशाह नामा की बात है तो अब्दुल हमीर लाहौरी ने लिखा है। 27 क्वेश्चन नंबर में बादशाह नामा, ये देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सी होगा, अबुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? ये भी दोबारा रिपीट कर गया है, तो ये क्या होगा? बाबर होगा। 21 अप्रैल 1526, ये याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 में स्थापना किया था। और ये भी जानिए कि बाबर जो है कैसे जो है, इतना कह देना आसान है कि मुगल वंश के जो है संस्थापक हैं, लेकिन इन्होंने 4 बड़े युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, है ना, हरियाणा में। फिर खानवा युद्ध 1527 में भरतपुर जिले में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, यानी 26, 27, 28, 29, ये जो है 4 लड़ाई। चंदेरी 1528 मध्य प्रदेश में और घाघरा का भी युद्ध लड़ा था इन्होंने 1529 में उत्तर प्रदेश में। चारों युद्ध में जो है बाबर जो है विजय प्राप्त करते हैं और फिर जाकर के जो है 21 अप्रैल 1526 को जो है उन्होंने मुगल वंश के स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ देखिए पूछ दिया, पानीपत के द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 में, 1527 में, 1556 में या 1761 में। तो यहां पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 1556 ईस्वी में जो है पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ। अच्छा, ये भी जानना है कि ये युद्ध जो है 5 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1526 को हुआ। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? अकबर प्लस हेमू के बीच, यानी हेमचंद्र के बीच। इनको उर्फ हेमू कहा जाता था, जो उत्तर भारत के सम्राट थे, हिंदू सम्राट था। और ये मुगल वंश के सम्राट
है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है। तो ये दोनों आपस में लड़े कब? 1556 में, 5 नवंबर 1556 में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत के तीसरा युद्ध तो कहाँ हुआ था? चलिए बच्चों, इसका कमेंट आप सभी करेंगे कि पानीपत की तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या ब्यास? तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। अच्छा, ये ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर बना हुआ है। किस नदी के तट पर? तो दक्षिण तट पर जो है बना हुआ है। ताजमहल किसके याद में बनवाया गया, ये भी याद रखना है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसे 1632 ईस्वी में बनवाना शुरू किया और 1648 ईस्वी तक जो है इसका निर्माण पूरा किया। तो ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया? तो मुमताज महल की याद में जो है बनाया था। कौन? शाहजहां। चलते हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ बोलता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो है, भारत में जो मुगल वंश था उसकी स्थापना जो है बाबर ने किया था और उसका जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था ये? बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था। और इनके पिता का नाम जानते हैं? अकबर शाह द्वितीय, और उसकी माँ का नाम जो था लाल बाई था। और उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह जफर का जो है जन्म 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में जो है हुआ था। कहाँ? दिल्ली में, ये भी याद रखना। अच्छा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनकी आंखों के सामने जो है उनके बेटों को मार दिया जाता है, ये भी फैक्ट्स। कौन? ब्रिटिश। 1857 के भारतीय विद्रोह में उन्होंने भारतीय सिपाहियों के नेतृत्व किया था। तो जब भी आप 1857 के नेतृत्व की बात आएगी तो बहादुर शाह जफर को टिक आउट करना है, मंगल पांडे नहीं। फिर बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अगर आप क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी का जो है राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया, या शाहजहां ने बनाया, या डी बाबर ने बनाया? तो आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था? मुगल सम्राट अकबर। अच्छा, फतेहपुर सीकरी क्यों फेमस था? तो अगर आप क्यों बता दें कि फतेहपुर सीकरी जो है मुख्य रूप से लाल रेत पत्थर का शहर था। इसे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। किसके सम्मान में इसको बनवाया गया था? तो एक सूफी थे, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी बनवाया था। किस चीज से? तो लाल रेत पत्थर से बनवाए थे। और इसकी राजधानी अगर पूछ रहा है तो अकबर होगा। ठीक है, अकबर ने किस सत्र में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म जो चलाया, कब चलाया? आपके बीच ऑप्शन है 1562, 1564, 1579 और 1581। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1581 में जो है दीन ए इलाही जो है किनके द्वारा? तो अकबर के द्वारा जो है चलाया गया था। अच्छा, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि दीन ए इलाही जो इलाही है, दीन ए इलाही है क्या? बड़े मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया एक आध्यात्मिक कार्यक्रम था। इसे ईश्वर का धर्म कहा जाता था। इसमें हिंदू, इस्लाम, पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल किया गया था। इसमें नैतिकता और दयालुता पर जोर दिया गया था, है ना। दीन ए इलाही में क्या किया गया था? नैतिकता और दयालुता पर जोर दिया गया था। इसमें भोग, घमंड, निंदा करना या दोष लगाना वर्जित था। इसमें किसी तरह का द्वेष नहीं फैलाना है। इस धर्म के अंतर्गत दीन ए इलाही के पहले अनुयायियों में
बीरबल, राजकुमार, सलीम और अबुल फजल इबन मुबारक आदि जो हैं शामिल थे। ये लोग जो हैं दीन इलाही के विचारक थे। ये विचार देते थे किनको? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, ये याद रखना। फिर बोल रहा है कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो आपका जो ऑप्शन होगा अकबर। कौन? अकबर। यहां पर भी अकबर जो है सुलह ए कुल का जो है संस्थापक रहे। इसका मतलब था सभी के लिए शांति या पूर्ण शांति। यह एक अरबी शब्द है। सुलह ए कुल किस तरह के शब्द हैं? तो अरबी है और इसका मतलब होता है सभी के लिए शांति या पूर्ण शांति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में अगर आते हैं तो बोल रहा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के समकालीन कौन था? हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर या शाहजहां? अच्छा, यहाँ बोल रहा है समकालीन, तो जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे उस समय कोई एक शासक था जो वो भी चल रहा था, वो भी अपना शासन कर रहा था। तो यहाँ जो होगा वो होगा, क्या होगा आंसर? ऑप्शन के मुताबिक आपका जो होगा वो होगा अकबर। लेकिन ये भी जानना है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के समकालीन जो था शेक्सपियर भी था, विलियम शेक्सपियर। कौन था? विलियम शेक्सपियर। अगर उसमें ऑप्शन आता शेक्सपियर तो हम लोग शेक्सपियर भी लगा देते हैं। फिर बोल रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था? जजिया एक प्रकार का कर होता था। तो व्यापारियों से, सैनिकों से या बुद्धिजीवियों से या जीवियों से जो तीर्थयात्री होते थे, तो इनसे लिया जाता था। जिमियों से लिया जाता था। किन से लिया जाता था? जिमियों, जो अर्थात इसका क्या कहना है? तीर्थ कर एक प्रकार से लिया जाता था। जजिया कर मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता था या वसूला जाता था। और यह एक प्रकार का धार्मिक कर भी था। जजिया कर क्या था? धार्मिक कर। जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये भी याद रखना है। जजिया कर जो है सबसे पहले कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहां पर? भारत के सिंध प्रांत में। भारत के सिंध प्रांत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 41 में, पानीपत के तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? ये फिर क्वेश्चन आ गया, फिर रिपीट कर गया। तो इसका होगा 14 फरवरी 1761। कितना होगा? 1761। तो ये याद रखना है। कब हुआ था? तो 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, ये याद रखना है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। अच्छा, ये युद्ध जो हुआ था अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह और अब्दाली और मराठों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी जान लीजिए। तो यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और पानीपत के दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। बोला 1857 में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो तात्या टोपे, ये तो नहीं होगा। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर या नाना साहेब? तो आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे। कौन हो जाएगा? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। बोलता है कि 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्व की बात आ जाएगा तो सीधा बहादुर शाह जफर, ये जो है मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम लोग आते हैं तो बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? फिर वही क्वेश्चन, यहाँ पर नेतृत्व और अंतिम बहादुर शाह जफर ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में बोलता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे, 1894 में गए थे, 1895 में, या डी 1896 में? कब गए थे? तो महात्मा गांधी जो हैं 24 मई, कितना? 24 मई 1893 को जो है अफ्रीका गए थे।
अच्छा, ये क्यों गए थे और कब गए थे? तो वे 24 साल की उम्र में वहां पहुंचे थे। वे 1914 तक वहां रहे। कब तक रहे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में? 1914 तक वहां रहे और रंग भेद व्यवस्था और कमजोर न्याय की लड़ाई लड़े। और फिर 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी, ये याद रखना है, 9 जनवरी और 1915, 9 जनवरी 1915 को वे दक्षिण अफ्रीका से मुंबई अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे, यानी वापस आ गए। अच्छा, यहाँ रंग भेद की लड़ाई के लिए गए थे, तो रंग भेद के लिए अफ्रीका के एक लीडर है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो थे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फैन थे। फिर यहाँ जो है 46 में देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। देखिए यहाँ पूछ ही दिया, तो 1915 ऑप्शन कहाँ है? तो ये सी है। तो ये कब गए थे? तो 24 मई 1893 को। वापस कब आए थे? 9 जून 1915। तो यहाँ पर 1915 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और जब वो भारत वापिस आए, कब? 1915 को। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर दिए थे, यानी ज्वाइन कर लिए थे। अब यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 में, शाहजहां को किस पुत्री ने ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? तो इसके बारे में आप ऑप्शन है जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या इनमें से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जहां आरा। जहां शाहजहां को किस पुत्री ने ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया? तो उसका आंसर हो जाएगा जहां आरा। फिर 48 क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। देखते होंगे कि इस्लाम धर्म के लोग जो हैं अजमेर जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पर ही जाते हैं माथा टेकने के लिए, है ना। इनका जो है जन्म 1 फरवरी 1143 को हुआ था, सिस्तान प्रांत में हुआ था, 1 फरवरी 1143 को। और ये फारसी इस्लामी विद्वान थे और रहस्यमयवादी व्यक्ति थे। और इनका दरगाह कहाँ बनाया गया? अजमेर में, जो मुसलमानों को उपदेश देते थे धर्म के बारे में। इसलिए यह जो है इस्लाम भाइयों के लिए। फिर 49 जो है ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो हम लोग अभी देख के आ रहे हैं कहाँ पर? अजमेर। कहाँ हो जाएगा? अजमेर। आपके बीच ऑप्शन आ जाता है 50, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गया था? ये याद रखना आपको, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है कहाँ के शासक था? तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। उनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। वे तुगलक वंश के शासक थे। ये किस वंश से बिलोंग करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो हम लोग देख के आ रहे हैं, इसका जो होगा अजमेर। क्या होगा? अजमेर। फिर निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादिरी से या फिर दौसी से? तो ये जो से बिलोंग करते थे, किससे? चिश्ती से, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। और इसका दरगाह कहाँ था? 53 क्वेश्चन में देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? आपके बीच ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर या फतेहपुर सीकरी। तो निजामुद्दीन से बिलोंग कर कहाँ है? दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया जो उनका चिश्ती कहाँ है? अजमेर में, है ना। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती से, ठीक है ना। इनका जो दरगाह था वो दिल्ली में। फिर क्या है कि 54 में कहता है इस्लाम का उदय कब हुआ? 10वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में या
7वीं शताब्दी में। तो आपको याद रखना है कि जो इनका जो उदय हुआ था इस्लाम धर्म का वो 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 55, संत अजमेर शरीफ से संबंधित हैं? और या बाबर फरीद या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अजमेर से रिलेटेड जो है वो कौन है? मोइनुद्दीन, इनका दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। सूफी सिलसिलों को कितने भागों में विभाजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सिलसिले को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया था, ये याद रखना है। बोला है कि सूफी सिलसिला जो है सूफी और उनके शिष्यों के बीच बांटा गया था। जो सूफी हैं और उनके शिष्य, तो सूफी हो गए गुरु और उनके शिष्य हो गए चेला। तो ये क्या हो गया? 2 भागों में बांटा गया। अच्छा, जो है उनके विचारधाराओं का संग्रह है। जो सूफी सिलसिला है वो क्या है? तो बोल रहा है कि सूफी और उनके शिष्यों के जो विचारधारा हैं उनका संग्रह है, उसी को कहा जाता है सूफी सिलसिला। ये अरबी शब्द सिलसिला जो है का मतलब होता है जंजीर या कड़ी, और सूफीवाद इसका मतलब है, सूफीवाद में जो है इसका मतलब है आध्यात्मिक वंशावली। एकदम काफी विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे जो अपने विचार को यहाँ रखते थे, व्यक्त करते थे। क्वेश्चन नंबर जो है 57 में बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू दयाल, गुरु नानक, कबीर या गोरखनाथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कबीर। बीजक कबीर का एक पुस्तक होता है, उसमें जो है ये जो है अपने कविता या कह सकते हैं कि कृति को जो है लिखते थे, उसको क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। अपने कवियों का संग्रह जो है कहाँ? तो बीजक पर मिलेगा। किनका? कबीर का। फिर बोलता है 58 में महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या इनमें से सभी? क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। सब जो है महाराष्ट्र के क्या थे? संत थे। अब यहाँ अगर हम लोग तुकाराम की अधिकांश काव्य रचना जो है अभंग छंद में है। किसमें है? अभंग छंद। तुकाराम की अगर हम बात करें तो ये जो है अधिकांश जो अपना कविता जो लिखे हैं अभंग छंद। क्या लिखे हैं ये? अभंग छंद। अगर हम लोग रामदास की बात करें तो ये दास बोधक नामक किताब लिखे थे। रामदास जो हैं दास बोधक, क्या लिखे थे ये? दास बोधक। तो दास बोधक जो हैं कौन लिखे थे? रामदास। और अगर हम लोग ज्ञानेश्वर की बात करें तो ये अमृतानुभव किताब लिखे थे। ज्ञानेश्वर कौन सा किताब लिखे थे? अमृतानुभव। चांगदेव पाष्ठी और अभंग नामक जो है किताब लिखे थे, ये याद रखना है। 59 क्वेश्चन में कहता है कि तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो इन गुरु नानक देव का जन्म स्थल है ना। ये 15 अप्रैल 1469 को भोई दी तलवंडी यानी वर्तमान में ननकाना साहिब, ये भी वर्तमान में कहाँ जगह है? तो ये पाकिस्तान में, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान है। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को, ये कहाँ? तलवंडी। अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। 60 क्वेश्चन बोलता है मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? मीराबाई की जो है मृत्यु 1564 को माना जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण सही नहीं है, लेकिन फिर भी 1564 मान के लोग चल रहे हैं। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक हिंदू कवित्री और कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई जो थी वो कृष्ण की क्या रहती है? भक्त। मीराबाई को संत रैदास की शिष्य माना जाता है। मीराबाई को कृष्ण और भावपूर्ण प्रशंसा में लिखे लाखों भजन क्षेत्र कह सकते हैं कि लोग सुनते हैं, श्रेय दिया जाता है मीराबाई को। इन्होंने कृष्ण से रिलेटेड जो है भक्ति गाना लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि हरिहर और बुक्का कब विजयनगर की स्थापना किया? तो ये तो सबको जानते हैं, 1336। कब? 1336 को, ये याद रखना।
हरिहर और बुक्का जो विजयनगर की स्थापना किया था, हिंदू के संरक्षण के उद्देश्य के लिए किया था और इसकी स्थापना जो है 18 अप्रैल 1336 में। ये दोनों भाई जो है संगम वंश से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर सबसे पहले किस वंश के ने शासन किया? संगम वंश या सालुत वंश या तुलु वंश या राग वंश? तो ये विजयनगर का संगम वंश, जो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? अगर हम लोग इनके पिता के नाम जानना चाहें तो भुवन संगम था। हरिहर और बुक्का का पिता का नाम क्या था? भुवन संगम था। ये दोनों अपने गुरु माधव विधारणन और उनके भाई सायन के प्रेरणा से विजयनगर की स्थापना किया था। तो ये जानना है। पूरा विजयनगर के दक्षिण किस राज्य के संघर्ष चलता था? बहमनी। किससे? तो बहमनी से, ये याद रखना। चलिए आते हैं हम लोग बहमनी देखते हैं। ये जो है भारत का मानचित्र है और ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में दो नदी, एक है ऊपर से जो इधर आ रहा है पूरब की ओर, ये है कृष्णा, और ये जो है तुंगभद्रा। इस क्षेत्र को जो कहते हैं रायचूर दोआब कहा जाता है। उसके बाद इसका दक्षिण में अगर देखेंगे तो ये है बहमनी, और ये जो है मुस्लिम शासक थे। कौन थे? मुस्लिम शासक, ये याद रखना। विजयनगर जो थे हिंदू शासक, जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, मैक्सिमम जो है बहमनी का जो शासक थे मोहम्मद शाह, फिर फिरोज शाह बहमनी, फिर है अहमद शाह। यहाँ जो है मोहम्मद शाह द्वितीय है, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, फिरोज शाह बहमनी, फिर है अहमद शाह, मोहम्मद